आज बात करेंगे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का जो नियम है उसके संबंध में। इसमें क्या होता है, माना धातु के 3 गुटके ए बी सी हैं। गुटका ए गुटके बी के साथ तापी साम्य में है और गुटका ए गुटके सी के साथ भी साम्य में है। इसका आशय यह है कि गुटका ए का ताप गुटके बी एवं सी के ताप के समान है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गुटकों बी एवं सी के ताप समान हैं। हम इस परिमाण को शून्य कोटि के नियम के रूप में संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। यदि 2 पिंड या निकाय ए एवं बी एक तीसरे पिंड या निकाय सी के साथ अलग अलग तापी साम्य अवस्था में हों तो वे परस्पर भी तापी साम्य अवस्था में होंगे। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में। किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा 2 भागों के बराबर होती है। एक तो निकाय द्वारा किया गया कार्य और दूसरा निकाय द्वारा निकली या प्रवेश ऊष्मा। अर्थात कह सकते हैं, जब किसी निकाय को बाहर से ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का मान निकाय की आंतरिक ऊर्जा में आई वृद्धि और निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। इसे ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। यह नियम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस के लिए मान्य है। माना किसी निकाय को Q ऊष्मा दी जाती है जिससे इसकी आंतरिक ऊर्जा में du परिवर्तन आ जाता है, अर्थात बढ़ जाती है। निकाय W कार्य करता है तो निकाय को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है, Q बराबर du प्लस W। अतः निकाय की आंतरिक ऊर्जा में आया परिवर्तन du बराबर Q माइनस W। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कुछ सीमाएं हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, इस नियम की सहायता से यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि निकाय द्वारा किए गए कार्य में ऊष्मा का कितना भाग काम आ गया या कितनी ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य में परिवर्तन में हो गई। यह नियम ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देता है। इस नियम की सहायता से यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक कार्य में सतत परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में ऊष्मा प्रवाह व रूपांतरण की क्षमता, अर्थात कह सकते हैं ऊष्मा को कार्य में परिवर्तन करने की क्षमता के संदर्भ में स्वाभाविक सीमाएं हैं। इस प्रकार आपके मस्तिष्क में एक विचार उठ सकता है कि क्या ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है, रूपांतरण की क्या शर्तें हैं। इस सभी प्रश्नों के उत्तर ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम की संकल्पना में शामिल हैं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनेक स्टेटमेंट हैं, तथापि आप ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के केल्विन प्लांक तथा क्लैसियस के स्टेटमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट्स। यह ऊष्मा इंजनों की क्षमताओं के बारे में अनुभव पर आधारित है। ऊष्मा इंजन के बारे में अगले परिच्छेद में विवेचना की गई है। एक ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ स्रोत गर्म पदार्थ से ऊष्मा लेता है और इसके कुछ अंश को कार्य में रूपांतरित करने के पश्चात ऊष्मा के शेष भाग को सिंक, ठंडी वस्तु या वातावरण को दे देता है। ऐसा कोई इंजन नहीं है जो संपूर्ण ऊष्मा को बिना सिंक को कुछ ऊष्मा प्रदान किए कार्य में बदल सकता है। इन प्रेक्षणों के आधार पर केल्विन व प्लांक ने ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के बारे में यह कथन दिया कि किसी निकाय के लिए नियत ताप पर किसी स्रोत से ऊष्मा अवशोषित करके उसकी संपूर्ण मात्रा को कार्य में रूपांतरित करना असंभव है।
क्लॉसियस द्वारा दिया गया ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। यह रेफ्रिजरेटर के कार्य पर आधारित है। रेफ्रिजरेटर विपरीत दिशा में कार्य करने वाला ऊष्मा इंजन है। जब इस पर कार्य किया जाता है तो वह अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु से अपेक्षाकृत गर्म वस्तु को ऊष्मा हस्तांतरित कर देता है। यहाँ निकाय पर किए गए बाह्य कार्य की संकल्पना महत्वपूर्ण है। यह बाह्य कार्य को करने के लिए किसी बाह्य स्रोत द्वारा ऊर्जा आपूर्ति आवश्यक है। इन तथ्यों के आधार पर क्लॉसियस ने ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के बारे में यह प्रकथन दिया कि किसी प्रक्रम यानी सिस्टम में बाह्य कार्य किए बिना अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु से ऊष्मा गर्म वस्तु में रूपांतरित करना असंभव है। अतः ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम की भूमिका प्रायोगिक रूप से उपयोगी जैसे ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर में बेजोड़ हैं। ऊष्मागतिकी के पहले नियम का संबंध द्रव्य और ऊर्जा के संरक्षण से है। इसके अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही यह नष्ट हो सकती है, बल्कि यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। अधिकतर ऊर्जा का उपयोग सजीव जीवधारियों के उपापचयन, गति तथा अन्य क्रियाकलापों में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार प्रत्येक ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उपयोगी ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी अपशिष्ट के रूप में निम्नीकृत हो जाती है। जीवों की कोशिकाओं को लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो मुख्यतः एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में उपलब्ध होती है, और उसी दौरान कुछ ऊर्जा अनुपयोगी ऊष्मा में बदल जाती है। चूँकि ऊष्मा ऊर्जा से कोई उपयोगी कार्य नहीं हो सकते, इसलिए इस अवश्यभावी ऊर्जा हानि की क्षतिपूर्ति के लिए जैविक तंत्र को बाहर से ऊर्जा की आपूर्ति करना आवश्यक होता है। यदि विश्व के समस्त लोग शाकाहारी हो जाएं, तो शैवाल अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से गायब हो जाएंगे, जिससे खाद्य जल विकृति हो जाएगा और पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।